स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। बोर्ड परीक्षा एक नज़र में इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर से उन क्वेश्चंस को लेकर के हम आ रहे हैं, जिसमें चौथे चैप्टर चल रहे हैं। चौथे चैप्टर से लगभग अब हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथे चैप्टर में स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर। बोर्ड परीक्षा एक नज़र में इस कड़ी में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में आने वाले ये प्रश्न अति संभावित प्रश्न जो कि विगत बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं और इस बोर्ड एग्जाम में भी इनके आने की प्रबल संभावना है। तो चौथे चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें आज हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, इसका कारक क्या है और इस बीमारी में क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। कि आरबीसी कोशिका जो होती है, आरबीसी कोशिका की संरचना जो होती है सामान्यतः क्या होती है, ये ऑब्लिक शेप होती है, उभयावतल होती है, इस तरीके की संरचना। लेकिन जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी कोशिकाएं जो हैं ये श्रिंक करके हसियाकार हो जाती हैं, यानी ये श्रिंक करके कोशिकाएं, आरबीसी कोशिकाएं सिकुड़ करके नष्ट होने लगती हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है और समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका कारण क्या है, सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है? सिकल सेल एनीमिया का कारण है कि यहाँ पे जो आरबीसी कोशिकाएं हैं इनकी जो संरचना होती है वो हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है और इस श्रृंखला में क्या होते हैं, कुल 7 अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इस 7 अमीनो अम्ल की श्रृंखला में जो 6वें नंबर का है ये उत्तरदायी होता है इसकी संरचना के लिए कि आरबीसी की संरचना कैसी हो। अब होता क्या है, उत्परिवर्तन के कारण, किसी भी कारणवश उत्परिवर्तन हुआ और उस उत्परिवर्तन में क्या होता है, डीएनए की जो संरचना है, इस डीएनए की संरचना में आप देखिए तो यहाँ पे GAG सामान्य स्थिति की अभी मैं बात कर रहा हूँ। जब सामान्य स्थिति होगी तब क्या होगा, तो डीएनए की संरचना में यहाँ GAG और दूसरे अगर हम इसके बात करें खंड की तो CTC होता है। इससे जो mRNA की संरचना बनती है, mRNA की संरचना पे GAG का निर्माण होता है और इस GAG से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, यानी 6वें नंबर पे जो अमीनो अम्ल बनता है वो ग्लूटामिक एसिड बनता है और यही उत्तरदायी होता है किसके लिए, सामान्य आरबीसी कोशिकाओं के लिए। और इस श्रृंखला में कुल 7 अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें वैलिन होता है, हिस्टिडीन होता है, ल्यूसीन होता है, थायरोनिन होता है, प्रोलीन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है, डीएनए की ये संरचना होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होता है तो इसमें क्या होता है, डीएनए की संरचना में उत्परिवर्तन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे GAG दिख रहा है, गुआनिन एडेनिन गुआनिन। अब यहाँ क्या होता है, उत्परिवर्तन जब हो गया तो उत्परिवर्तन के बाद क्या होता है, डीएनए की संरचना में परिवर्तन आ गया। अब डीएनए की संरचना में परिवर्तन क्या आया, यहाँ पे गुआनिन अब हो गया थायमिन, इस एडेनिन की जगह पे क्या आ गया, थायमिन, यानी एडेनिन की जगह पे उत्परिवर्तन होकर के थायमिन आ गया। अब इसके परिवर्तन के कारण क्या हुआ, डीएनए का जो दूसरा रज्जुक है इसका, यहाँ पर क्या हो गया, CAA, यानी साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन हो गया। अब इससे जो mRNA की संरचना का निर्माण होता है उस mRNA की संरचना में यहाँ पे क्या बना, GUG, यानी यहाँ पे गुआनिन हो गया और यहाँ पे एक के जगह पे क्या आ गया, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए की संरचना में थायमिन तो होता नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल, यहाँ पे गुआनिन। अब इस संरचना के कारण, यानी ये जो आपको दिख रहा है GUG,
इस उत्परिवर्तन के कारण इस छठवें नंबर पे जो आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पे निर्माण किसका हो गया? वैलिन। किसका निर्माण हो गया? वैलिन का। और इस वैलिन के कारण ये जो आरबीसी की कोशिका है ये श्रिंक होने लगी और श्रिंक हो करके ये हसिया के आकार में परिवर्तित होने लगी। इसी को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। यही जो घटना होती है क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया। और जो कि एक उत्परिवर्तन की घटना है, उत्परिवर्तन के कारण इस प्रकार की संरचना उत्पन्न होती है। विंद उत्परिवर्तन कहते हैं, इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे GAG और यहाँ पे क्या हो गया? GTG हो गया। यानी इस एडेनिन की जगह पे थाइमिन के उत्परिवर्तन के कारण आरबीसी की संरचना में इतना बड़ा हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसी कड़ी में आगे हम एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वर्णांधता। तो सिकल सेल एनीमिया की बात हो गई, इसी क्रम में हम वर्णांधता पे भी चर्चा कर लेते हैं कि वर्णांधता क्या होता है। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? लिंग संलग्न बीमारी है। वर्णांधता जो होता है ये लिंग संलग्न होता है। और वर्णांधता के केस में होता क्या है? इसमें वर्णांध व्यक्ति जो होता है, वर्णांध व्यक्ति में लाल और हरे रंग को आइडेंटिफाइड करने वाली जो आंखों की शलाका कोशिकाएं होती हैं, रोडोप्सिन सेल होती हैं, वो विभेद नहीं कर पाती हैं। यानी कि लाल और हरे रंग में क्या होता है? इसमें विभेद नहीं हो पाता है। तो वर्णांधता की बात की जाए यहाँ पर, वर्णांधता। तो वर्णांधता के केस में क्या होता है? वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं, पहली चीज तो ये लिंग संलग्न बीमारी है। क्या है भैया? लिंग संलग्न बीमारी है। लिंग संलग्न का मतलब ये हुआ कि ऐसे लक्षण या ऐसी बीमारी जो लिंग गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, उसे लिंग संलग्न कहते हैं। अब इस लिंग संलग्न में क्या है? एक्स लिंग संलग्न है। यानी ये एक्स गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और एक्स संलग्न में भी ये क्या है? ये अप्रभावी होता है। एक्स लिंग संलग्न में क्या होता है? ये अप्रभावी होता है। और अप्रभावी की स्थिति में क्या होगा? जब हम मादा की बात करेंगे तो सामान्य मादा जो होती है, सामान्य स्थिति में इनमें क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए वर्णांध महिला है, तो वर्णांध महिला में क्या होगा? जब तक इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर, इसको हम सी से डिनोट करते रहे, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो जब तक इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इस वर्णांधता से संबंधित लक्षण नहीं आएगा, तब तक महिला वर्णांध नहीं होगी। यही कारण है कि वर्णांधता के केस पुरुषों में ज्यादा देखे जाते हैं, महिलाओं में कम देखे जाते हैं। और वाहक की बात की जाए तो जो वाहक महिला होगी, वाहक महिला में इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? XCX, यानी उसके एक एक्स गुणसूत्र पर अगर इससे संबंधित लक्षण है तो ये क्या करेगी? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने में मदद करेगी, लेकिन इसमें ये लक्षण प्रकट नहीं होंगे। वही पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में क्या होता है? जो सामान्य पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र, लेकिन वर्णांध पुरुष जो होता है, वर्णांध पुरुष के केस में क्या होता है? यहाँ पे ये कहानी बदल जाती है, ये हो जाएगा XCY। यानी पुरुष में तो एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, और इस एक एक्स गुणसूत्र पे जब वर्णांधता के लक्षण आ जाते हैं तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वर्णांध होगा। और वर्णांधता के केस में अभी मैंने बताया कि लाल और हरे रंग में
जो भी व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होगा वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो आंखों की शलाका कोशिकाएं होती हैं, रोडोप्सिन सेल होती हैं, उनमें लाल और हरे रंग को विभेदित करने की क्षमता नहीं होती है। इस वजह से व्यक्ति वर्णांध होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ट्रेन का पायलट, फैशन डिजाइनर, लोको पायलट इत्यादि जो नौकरियां होती हैं, इन नौकरियों में नहीं रखा जाता है। वही वर्णांधता की बात की जाए कि वर्णांधता के जो केसेस होते हैं ये 8% पुरुषों में, यानी नर की बात करें तो नर में क्या होता है, ये 8% से भी ज्यादा देखे जाते हैं। वहीं अगर मादा की बात की जाए तो मादा के केस में क्या होता है, 0.4%, बहुत कम। पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं में क्या होता है, जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये लक्षण नहीं प्रकट होगा तब तक वो वर्णांध नहीं होंगे। तो आज हम लोगों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर देखा। एक तो सिकल सेल एनीमिया और दूसरे वर्णांधता पे चर्चा किया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, वर्णांधता, और इसी क्रम में हीमोफीलिया को भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हीमोफीलिया भी कई बार पूछा गया है और आपके बोर्ड एग्जाम में निरंतर आने वाला क्वेश्चन है। कई बार आया कि हीमोफीलिया कहते किसे हैं, हीमोफीलिया में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो हीमोफीलिया होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया होती है, यानी हीमोफीलिया से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसमें सामान्य चोट लगने के बाद भी जो रक्त का स्राव होता है वो रुकता नहीं है। यानी चोट लगने के बाद एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हीमोफिलिक हो गया तो हीमोफिलिक के केस में क्या होता है, चोट लगने के बाद रक्त का बहना बंद नहीं होता, यानी रक्त के कोagulation से संबंधित जो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन में विकृति आती है। उस विकृति के कारण क्या होता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है और इस वजह से व्यक्ति में रक्त के अत्यधिक स्राव होने के कारण क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो अगला देख लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, एक्स लिंग संलग्न लक्षण और अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत ये भी आता है। ये भी क्या है, एक्स लिंग संलग्न लक्षण है, एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। इस केस में क्या होता है कि सामान्यतः चोट लगने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगता है तो जो रक्त का कोagulation होता है ये 2 से 3 मिनट में, यानी 2 से 3 मिनट में क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है, यानी रक्त का बहना रुक जाता है सामान्य स्थिति में। अगर 2 से 3 मिनट में रक्त का बहना बंद नहीं हो रहा है और ये निरंतर बहता रहता है तो ऐसी स्थिति में अगर सही समय पे व्यक्ति को डॉक्टर के पास न ले जाया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये जो स्थिति होती है उसे कहते हैं हीमोफीलिया और ये एक्स गुणसूत्र के माध्यम से क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा वर्णांधता के केस में, तो वैसे ही इनके भी लक्षण होते हैं। जैसे सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य महिला जो होती है इनमें सामान्य स्थिति में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं और जब कोई इसका वाहक होगा यानी वाहक महिला तो इसके एक गुणसूत्र पर यानी एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया से संबंधित कारक आ जाते हैं जिसे एक्स से प्रदर्शित करेंगे। वही जो हीमोफिलिक होगी यानी रोगी होगी उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जब हीमोफीलिया के लक्षण आएंगे तब वो महिला क्या होगी, हीमोफिलिक होगी।
और जबकि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में क्या होता है, एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, और एक एक्स गुणसूत्र होने की वजह से क्या होगा, सामान्य स्थिति जब होगी तो एक्स और वाई, ये सामान्य पुरुष, ये क्या हो गया, सामान्य पुरुष हो गया। सामान्य पुरुष में गुणसूत्र क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया, सामान्य पुरुष। वही जब हीमोफिलिक हो जाएगा तो हीमोफिलिक पुरुष में क्या होगा, उसके एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया से संबंधित लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पुरुष क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा, पुरुष क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण होता है, जो एक्स गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा। इसमें होता क्या है, सामान्यतः चोट लगने के बाद जो रक्त का स्राव होता है वो 2 से 3 मिनट में बंद हो जाता है, लेकिन अगर 2 से 3 मिनट या 6 मिनट और अगले आधे घंटे तक रक्त का स्राव नहीं रुकता है और सही समय पर उसको डॉक्टर के पास न पहुंचाया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो कंडीशन होता है, 2 से 3 मिनट के बाद भी रक्त का बहना नहीं बंद होता है, तो वो व्यक्ति जो होता है वो हीमोफीलिया से पीड़ित होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि रक्त के स्कंदन से संबंधित जो प्रोटीन होते हैं उसमें विकृति आ जाती है हीमोफीलिया के केस में। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।